वेलकम टू डीएन एकेडमी। आज हम एक ऐसे बादशाह के दौर में उतर रहे हैं जिसका नाम तो हम सब जानते हैं, पर जिसकी कहानी के कई पन्ने शायद उतने नहीं सुने गए हैं। हम बात कर रहे हैं मुगल बादशाह अकबर की। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो इतिहास की कुछ बहुत गहरी किताबों से आती है, तो हम सिर्फ लड़ाइयों और तारीखों की बात नहीं करेंगे। नहीं, हम जानेंगे कि एक 13 साल का लड़का कैसे हिंदुस्तान का शहंशाह बना, उसके सामने क्या चुनौतियां थीं। और कैसे कुछ खास लोगों ने उसकी जिंदगी और सल्तनत को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारा मकसद है इस मशहूर नाम के पीछे की असल कहानी को समझना। और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही, कह सकते हैं, एक नाजुक मोड़ से। बादशाह हुमायूं की मौत हो चुकी है, दिल्ली में एक अजीब सी खामोशी है। और तख्त खाली है। हाँ, और खाली तख्त दुश्मनों को दावत देने जैसा होता है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। जब हुमायूं की मौत हुई तो उसका वारिस मतलब 13 साल का अकबर दिल्ली या आगरा के महलों में तो था नहीं था। वो तो कहीं और ही था। बिल्कुल। वो उस वक्त अपने संरक्षक मतलब मेंटर और गार्डियन बैरम खान के साथ पंजाब के कलानौर में था, एक सैनिक अभियान पर। हाँ, एक सैनिक अभियान पर। हुमायूं ने ही अकबर को जंग के तौर तरीके और सियासत सिखाने के लिए बैरम खान के साथ भेजा था। तो जैसे ही दिल्ली से खबर पहुंची हुमायूं की मौत की, हाँ, बैरम खान समझ गया कि एक पल की भी देरी सल्तनत के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। मतलब कोई जश्न नहीं, कोई बड़ी तैयारी नहीं, बस फौरन सत्ता पर दावा करना सबसे जरूरी था। बिल्कुल। बैरम खान ने वहीं कलानौर में, आप सोचिए, ईंटों का एक कच्चा सा चबूतरा बनवाया। ईंटों का? हाँ, और 14 फरवरी 1556 को उसी चबूतरे पर अकबर का राज तिलक कर दिया। ये दुनिया को एक पैगाम था कि मुगल सल्तनत का वारिस है, तख्त खाली नहीं है। वाह, ये तो कमाल की बात है। ये तो एक तरह से पावर पॉलिटिक्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, ये एक राजनीतिक चाल थी, शाही जश्न नहीं। तो क्या दिल्ली में दोबारा ताजपोशी हुई फिर? हाँ, जब हालात थोड़े काबू में आए तो 20 फरवरी 1556 को दिल्ली में पूरे गाजे बाजे और रस्मों रिवाज के साथ अकबर की दूसरी ताजपोशी हुई। अच्छा। और ये भी एक मजेदार तथ्य है कि मुगलों में एक और बादशाह था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। कौन? औरंगजेब। और यहाँ एक छोटी सी जानकारी और दे दूं कि अगर कभी किसी परीक्षा में ये सवाल आए और दोनों का नाम हो तो औरंगजेब को सही माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके दोनों राज्याभिषेक पूरी तरह से आधिकारिक और भव्य तरीके से हुए थे। अकबर का पहला राजतिलक तो एक तरह से यूं समझिए जरूरत की वजह से किया गया था। तो अब तख्त पर एक 13 साल का लड़का है जिसके नाम पर सल्तनत चल रही है, लेकिन असली ताकत तो बैरम खान के हाथों में है। हाँ, बिल्कुल। और दिल्ली पर नजरें गड़ाए एक बहुत बड़ा दुश्मन भी इंतजार कर रहा था। बहुत बड़ा दुश्मन। हाँ, उसका नाम था हेमू, जिसे इतिहास हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जानता है। अच्छा। हेमू आदिल शाह सूर का सेनापति और प्रधानमंत्री था, और कोई मामूली योद्धा नहीं था। कहते हैं कि उसने अपनी जिंदगी में 22 बड़ी लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। 22 लड़ाइयां और एक भी नहीं हारी? एक भी नहीं। वो उस दौर का सबसे काबिल मिलिट्री रणनीतिकार माना जाता था। कुछ इतिहासकार तो उसे भारत का आखिरी हिंदू सम्राट भी कहते हैं। तो फिर 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में ऐसा क्या हुआ जो इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट बन गया? देखिए, ये लड़ाई असल में अकबर और हेमू के बीच थी ही नहीं। तो फिर? ये लड़ाई थी बैरम खान और हेमू के बीच। अकबर तो जंग के मैदान से काफी दूर एक सुरक्षित जगह पर था। ओके। लड़ाई शुरू हुई और हेमू की सेना, जिसमें जबरदस्त हाथी और तोपखाना था, वो मुगलों पर कहर बरपा रही थी। एक वक्त तो ऐसा आया कि मुगल सेना के पैर उखड़ गए और बैरम खान को लगा कि बस अब सब खत्म हो गया। मतलब वो हार रहे थे? बुरी तरह से। वो लगभग हार मान चुके थे। फिर क्या हुआ? मतलब हारी हुई बाजी पलटी कैसे? किस्मत। इसे किस्मत के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। जब हेमू अपनी सेना को जीत की तरफ बढ़ा रहा था, तभी कहीं से एक तीर, सिर्फ एक तीर? हाँ, बस एक तीर हवा में उड़ता हुआ आया और सीधा उसकी आंख में जा लगा। ओ। हेमू बुरी तरह जख्मी होकर अपने हाथी से नीचे गिर पड़ा और उसकी सेना ने जैसे ही अपने राजा को गिरते देखा, उनमें अफवाह फैल गई कि राजा मारा गया। और बस यही वो पल था जिसने इतिहास बदल दिया। उस जमाने की सेनाओं की ये एक बड़ी कमजोरी थी। राजा या सेनापति के गिरते ही पूरी सेना का मनोबल टूट जाता था। सही बात है। हेमू की सेना में भगदड़ मच गई और जो लड़ाई वो जीत रहे थे उसे वो बुरी तरह हार गए। सोचिए जरा, हिंदुस्तान का भविष्य सिर्फ एक तीर पर टिका था। अगर वो तीर कुछ इंच इधर या उधर होता तो आज हम शायद कुछ और ही इतिहास पढ़ रहे होते। बिल्कुल। इस एक तीर ने अकबर को दिल्ली का अनडिस्प्यूटेड बादशाह बना दिया। लेकिन
बाहरी दुश्मनों से बड़ी लड़ाई तो अब महल के अंदर शुरू होने वाली थी। हाँ, क्योंकि अब सत्ता का संघर्ष घर के अंदर था, है ना? जी। एक तरफ बैरम खान जिसने सल्तनत बचाई थी, और दूसरी तरफ थी महम अंगा, अकबर की धाई माँ, जिसने अकबर को बचपन से पाला पोसा था। वो सिर्फ एक धाई माँ नहीं थी, बल्कि बहुत महत्वाकांक्षी थी और सल्तनत पर अपना कंट्रोल चाहती थी। तो एक कोल्ड वॉर चल रहा था दोनों के बीच में। हाँ, बैरम खान और महामंगा के बीच। दोनों ही अकबर पर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे, क्योंकि जो अकबर को कंट्रोल करता वही सल्तनत को कंट्रोल करता। तो महामंगा ने क्या किया? मतलब बैरम खान जैसे शक्तिशाली इंसान को रास्ते से हटाना आसान तो नहीं रहा होगा। उसने एक बहुत ही शातिर चाल चली। उसने अकबर की भावनाओं का इस्तेमाल किया। कैसे? उसने अपनी बेटी जीजी बानो को अकबर के करीब भेजना शुरू किया। अकबर उस वक्त अपनी जवानी में कदम रख रहा था और उसका ध्यान जीजी बानो की तरफ जाने लगा। अच्छा। और जब भी ऐसा होता, दहम खान एक सख्त संरक्षक की तरह अकबर को डांट देता था, उसे उसकी जिम्मेदारियों की याद दिलाता था। और एक किशोर के लिए ये दखल अंदाजी पसंद करना मुश्किल है। बिल्कुल। ये तो बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल। अकबर को लगने लगा कि बैरम खान उसकी निजी जिंदगी में भी दखल दे रहा है। उसे ये बात चुभने लगी। और महामंगा ने इस आग में घी डाला होगा। बिल्कुल। उसने अकबर के कान भरे कि बैरम खान उसे एक बच्चा समझता है और कभी उसे असली बादशाह नहीं बनने देगा। तो एक दिन ये बात इतनी बढ़ गई कि अकबर ने भरे दरबार में बैरम खान की बेइज्जती कर दी। ओह! हाँ, और उसे उसके पद से हटा दिया। इस अपमान से बैरम खान का दिल टूट गया और 1560 में उसने राजनीति से संन्यास ले लिया। तो बैरम खान के जाने के बाद अकबर तो एक तरह से आजाद हो गया। अब तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। हाँ, और 1560 से 1562 तक के दौर को इतिहासकार अक्सर पेटीकोट शासन या पर्दा शासन कहते हैं। ऐसा क्यों? ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बैरम खान के जाने के बाद अकबर पर सीधा प्रभाव हरम की औरतों का था, खासकर उसकी धायमा महामंगा का। सल्तनत के बड़े बड़े फैसले पर्दे के पीछे से लिए जा रहे थे। लेकिन ये दौर ज्यादा लंबा तो नहीं चला। नहीं, 2 साल के अंदर ही अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ आया कि महामंगा और उसके रिश्तेदार सल्तनत का फायदा उठा रहे हैं और बैरम खान ही उसका सच्चा हितैषी था। उसे पछतावा हुआ? बहुत। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। क्या उसने बैरम खान को वापस लाने की कोई कोशिश की? हाँ, अकबर दौड़ा दौड़ा बैरम खान के पास गया, उससे माफी मांगी और वापस दरबार चलने को कहा। उसने बैरम खान के सामने 3 प्रस्ताव रखे। क्या थे वो? या तो वो वजीर यानी प्रधानमंत्री बन जाए, या चंदेरी जैसी बड़ी रियासत का स्वतंत्र शासक बन जाए, या फिर हज यात्रा पर चला जाए। और बैरम खान ने क्या चुना? बैरम खान एक स्वाभिमानी इंसान था। उसने कहा, एक बार जब मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया तो ले लिया। उसने पहले 2 प्रस्ताव ठुकरा दिए, लेकिन तीसरा मान लिया। हाँ, अकबर का मन रखने के लिए वो हज यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वो यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकी, है ना? नहीं, रास्ते में गुजरात के पाटन में मुबारक खान नाम के एक अफगान ने अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए बैरम खान की हत्या कर दी। ओह! कहते हैं कि किसी जंग में बैरम खान ने मुबारक खान के पिता को मारा था। इस खबर ने अकबर को तोड़ कर रख दिया। उसने अपनी गलती सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उसने बैरम खान की विधवा सलीमा बानो से निकाह कर लिया और उनके छोटे से बेटे अब्दुल रहीम को गोद ले लिया। और यही अब्दुल रहीम आगे चलकर अकबर के दरबार का एक चमकता सितारा बने। बिल्कुल, यही अब्दुल रहीम खाने खाना के नाम से मशहूर हुए और अकबर के नवरत्नों में से एक बने। अकबर ने उन्हें अपने बेटे की तरह पाला। और अब वो समझ चुका था कि एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना है। हाँ, उसे एक ऐसी टीम बनानी होगी जो सल्तनत को आगे ले जाए। और यहीं से उसके नवरत्नों की कहानी शुरू होती है। चलिए अब अकबर के दरबार की बात करते हैं, जो उसकी सबसे बड़ी विरासतों में से एक है। ये नवरत्नों या 9 अनमोल रत्न कौन थे? ये 9 लोग अपने अपने क्षेत्र के माहिर थे। ये अकबर की असली ड्रीम टीम थी, आप कह सकते हैं। जैसे अबुल फजल, जो ना सिर्फ एक महान इतिहासकार था जिसने अकबरनामा लिखी, बल्कि अकबर का सबसे करीबी दोस्त और सलाहकार भी था। और बीरबल? अकबर बीरबल के किस्से तो आज भी सुनाए जाते हैं। हाँ, तो बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, वो सिर्फ किस्से कहानियों के पात्र नहीं थे, वो अकबर के सबसे करीबी सलाहकारों में से थे। उनकी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। अपनी हाजिर जवाबी और मुश्किल से मुश्किल समस्या को चुटकियों में सुलझाने की कला के लिए वो अपनी बातों से अकबर को शासन के बड़े बड़े सबक सिखा देते थे। मतलब ये लोग सिर्फ नाम नहीं थे, ये असल में शासन चला रहे थे। बिल्कुल। और सोचिए,
एक ही दरबार में बीरबल जैसा सलाहकार है तो दूसरी तरफ राजा टोडरमल जैसा वित्त मंत्री भी है। हाँ। टोडरमल ने जमीन के टैक्स का एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे धैसाला सिस्टम कहते हैं, जो इतना कारगर था कि उसके कुछ हिस्से आज भी भारत के लैंड रिकॉर्ड्स में इस्तेमाल होते हैं। ये अकबर की असली ताकत थी, है ना? सही काम के लिए सही इंसान को चुनना। बिल्कुल, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। संगीत के लिए थे तानसेन, जिनका असली नाम रामतनु पांडे था, जिनके बारे में कहते हैं कि जब वो गाते थे तो दिए जल उठते थे। हाँ, और बारिश होने लगती थी। सेना के लिए थे राजा मानसिंह, अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापति। और फिर थे अब्दुल रहीम खाने खाना, जो एक महान सेनापति भी थे और हिंदी के बहुत बड़े कवि भी। राजा टोडरमल के जमीनी सुधारों की बात हुई, क्या जमीन को लेकर कोई खास व्यवस्था थी? हाँ, ये उस दौर की एक बहुत ही कह सकते हैं वैज्ञानिक व्यवस्था थी। अकबर और टोडरमल ने जमीन की पैमाइश करवाई और उसे उसकी उर्वरता मतलब फर्टिलिटी के आधार पर 4 हिस्सों में बांटा, ताकि टैक्स का बोझ सही और बराबर पड़े। बिल्कुल, वो 4 हिस्से थे। पहला पोलज, ये सबसे अच्छी और उपजाऊ जमीन थी जिस पर हर साल खेती होती थी, तो इस पर टैक्स सबसे ज्यादा होगा। हाँ। दूसरी थी पारौती, जिसे 1 या 2 साल के लिए खाली छोड़ा जाता था। तीसरी थी चाचर, जिसे 3 से 4 साल के लिए खाली छोड़ते थे। और आखिरी? और चौथी थी बंजर, जिस पर 5-6 साल में एक बार ही खेती हो पाती थी, इसलिए इस पर टैक्स भी ना के बराबर था। ये व्यवस्था दिखाती है कि प्रशासन सिर्फ जंग जीतने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि कृषि की गहरी समझ भी रखता था। सही कहा, ये अकबर के शासन की दूरदर्शिता को दिखाता है। वो जानता था कि एक मजबूत सल्तनत की नींव खुशहाल किसानी होते हैं। तो अकबर का सफर एक सीधी सी पाट कहानी नहीं है, इसमें किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे पानीपत की लड़ाई में वो एक तीर, महल की साजिशें हैं, शक्तिशाली संरक्षकों का प्रभाव है, जिन्होंने उसे बनाया भी और जिनके साथ उसने गलतियां भी की। और सबसे बढ़कर निजी गलतियों से सीखकर एक महान साम्राज्य बनाने की दास्तां है। बिल्कुल, और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। इस जानकारी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश मतलब महाराणा प्रताप के वंश ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हाँ, ये बहुत अहम है। जब लगभग पूरे भारत के राजा अकबर के साथ मिल गए थे, तब भी वो अकेले अपनी आजादी के लिए खड़े रहे। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, इतिहास उन लोगों को कैसे याद रखता है जो एक शक्तिशाली साम्राज्य के साथ मिल जाते हैं, और उन लोगों को कैसे जो उसका विरोध करते हैं। और उस संदर्भ में एक शासक के लिए सफलता का असली मतलब क्या है?